स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। और आज का टॉपिक है एंथोसिरोस। आपको पता है ब्रायोफाइट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ब्रायोफाइट्स में एंथोसिरोस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो अभी हमने रिक्शिया और मार्केंशिया को पढ़ा, ठीक उसी तरह हम लोग एंथोसिरोस को पढ़ेंगे। इसे भी हम 4-5 हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि एंथोसिरोस का क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, और इसके बाद हम इसका एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर और फिर रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए जो कि आपके सामने है। अब बात हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की। तो एंथोसिरोस में लगभग 200 स्पीसीज हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लगभग हर जगह ये पाई जाती हैं। और जैसे ब्रायोफाइट्स के अदर मेंबर्स मॉइस्ट प्लेस पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह इसकी स्पीसीज को भी हम मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पर देख सकते हैं, जैसे स्लोपी रॉक्स और साइड्स एंड डिचेस। कहीं पर भी आप इसे देख सकते हैं जहां पर मॉइस्चर कंटेंट बराबर बना रहता है। यहाँ तक कि कुछ स्पीसीज तो इसकी डिकेइंग वुड पर भी आपको देखने को मिल सकती है। Unlike other bryophytes, Anthoceros is not usually well adapted to resist dry conditions. इसका मतलब इसे थोड़ा भी ड्राई कंडीशन पसंद नहीं है। इसकी ग्रोथ के लिए वेट कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एंथोसिरोस की लगभग 25 स्पीसीज हैं जो कि वेस्टर्न हिमालयाज़ के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। और हमें कुल्लू, मनाली, मसूरी, कुमाऊँ, चंबा वैली, पंजाब, मद्रास और भी साउथ इंडिया के प्लेन्स पे हमें ये देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो प्लांट बॉडी हमें पता है यहाँ भी गैमेटोफाइट ही है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड इन नंबर। और यहाँ जो प्लांट है वो भी थैलॉइड स्ट्रक्चर का है। इसका मतलब ये भी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, प्रोस्ट्रेट है, डार्क ग्रीन इन कलर है, यानी प्लेंटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यहाँ एक खास बात और है कि हर क्लोरोप्लास्ट में मैनी पायरेनॉइड्स प्रेजेंट है। ये इसका एक यूनिक फीचर है क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा। थैलस में यहाँ पर भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है। थैलस की एक्सटर्नल स्टडी करने के लिए हम उसको डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही ओर से स्टडी करते हैं। तो डॉर्सल सरफेस इसका बाइलोब तो है ही है, थोड़ा इरेगुलर ब्रांचिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका टेक्सचर स्मूथ और वेलवेटी हो सकता है। जबकि वेंट्रल साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको राइजॉइड्स दिखाई देंगे। खास बात है कि राइजॉइड्स यहाँ पर सिर्फ एक तरीके के होते हैं, वो भी स्मूथ वॉल्ड। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा स्केल्स भी यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमें वेंट्रल सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन और एंकरेज दोनों का ही काम करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका वीटीएस देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेटिक जोन या फिर स्टोरेज जोन में ये डिवाइड नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी सेल्स लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एयर चैम्बर्स नहीं है, एयर पोर्स भी एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर स्लाइम पोर्स दिखाई देते हैं। यानी कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें म्यूसिलेज या स्लाइम जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और जो कि स्लाइम पोर्स से वेंट्रल साइड की ओर खुलते हैं। अब वेंट्रल साइड यानी ये ज़मीन की तरफ है, तो ऐसे पोर्स को नोस्टॉक द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। तो ऐसे पोर्स में नोस्टॉक के जाने की संभावना बनी रहती है और नोस्टॉक इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाता है और इसके अंदर चला जाता है। तो नोस्टॉक और एंथोसिरोस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नोस्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस पैरासाइट की तरह है, यानी वो जगह की तलाश में था जो उसे एंथोसिरोस में मिल जाती है। क्योंकि एंथोसिरोस बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड और वाटर के लिए, किसी भी तरीके से वो नोस्टॉक पे डिपेंडेंट नहीं है। नोस्टॉक की कॉलोनी उसके अंदर ग्रो करे या ना करे, एंथोसिरोस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह नोस्टॉक जो है वो भी फ्री लिविंग भी इजीली रह सकता है, लेकिन यहाँ पर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि ये एक स्पेस पैरासाइट है।
लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो एंथोसेरोस की सारी सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसमें कई कई पैरानॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि लगभग सभी सेल्स जो हैं ये एक्टिवली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल अगेन स्टार्च है, म्यूसिलेज है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है और कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी हैं। यहाँ पर स्लाइम पोर्स का या म्यूसिलेज कैविटी का होना एक तरह से ये दर्शाता है कि प्रीवियसली यहाँ पर एयर चैम्बर हो सकते थे जो अब म्यूसिलेज से कवर्ड हो चुके हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर शुरुआती दिनों में एयर चैम्बर्स हुआ करते रहे हों, जो कि मैच्योरिटी में म्यूसिलेज से भर जाते हैं। एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही मेथड्स के देखने को मिलते हैं। तो वेजिटेटिव में आपको पता है फ्रेगमेंटेशन, अगर डेथ और डिके हो जाए ओल्डर पार्ट्स की तो उससे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबर्स की मदद से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ट्यूबर्स हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, जैसे कि प्रोलॉन्ग ड्रॉट है तो इसकी जो मार्जिनल टिश्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेरिनियल ट्यूबर्स में। ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी जो आउटर लेयर है वो और भी ज़्यादा थिक और वॉल्टी होती है, जिससे कि ये इस अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन कर सके। ट्यूबर्स स्टॉक्ड भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं, और इनकी पोजीशंस को भी लेके बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं पर ये डॉर्सल सरफेस पर देखने को मिलते हैं और कहीं ये वेंट्रल सरफेस पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होती हैं वैसे ही ये ट्यूबर्स जर्मिनेट होते हैं और एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। एंथोसिरोस पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि स्लाइटली स्टॉक्ड होता है आपको डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिल जाएगा, इसे ही जेमा कहते हैं। और ये जब पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं तो ये भी एक नए प्लांट को ग्रो करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा एंथोसिरोस में जो एपिकल सेल्स होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, यानी कि ड्रॉट की कंडीशंस में जब सारी सेल्स लगभग मर जाती हैं एपिकल सेल्स फिर भी जिंदा रहती हैं और डॉर्मेंट फेज में चली जाती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तब ये अपनी डॉर्मेंसी छोड़ के और ग्रोथ दिखाती हैं और इस तरीके से एक नए थैलस का निर्माण करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है अगेन ये oogamous टाइप का है, जैसे हमने अभी रिक्शिया और मार्केंशिया में देखा। इसी तरह यहाँ पर भी oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन है, यानी एक एग सेल से एक एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म सेल आके कंबाइन करेगी या फ्यूज करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं। तो एंथोसेरोस में एंथ्रीडियल चैम्बर जो है वो क्लोज्ड है, यानी हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है, इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है। इसी एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ढेर सारे एंथ्रीडिया बन रहे होते हैं। तो मैच्योर एंथ्रीडियम स्टॉक्ड होता है और इसका स्ट्रक्चर ग्लोबोज है। आपको पता है कि एंथोसिरोस भी मोनोशियस और डायोशियस दोनों ही तरीके का होता है, यानी अगर मोनोशियस है तो आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये डायोशियस है तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बनाते हैं, यानी कि मेल प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर क्या है, आर्चिगोनियम। बिल्कुल एंथ्रीडियल चैम्बर की तरह ही आर्चिगोनिया का चैम्बर जो है ये भी एम्बेडेड है और इसके अंदर फ्लावर शेप का आर्चिगोनिया बन रहा है। लेकिन आर्चिगोनिया की जो कवर सेल है ये स्लाइटली प्रोट्रूडिंग है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, और जिसकी वजह से एक उभार आपको देखने को मिल सकता है डॉर्सल सरफेस पे। तो ये जो सेल्स हैं इसको हम लोग कवर सेल्स कहते हैं। कवर सेल्स यूजुअली 4 इन नंबर्स होती हैं। 4 से 6 नेक कैनाल सेल हो सकती हैं। उसके ठीक नीचे वेंटर होता है। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल जो कि रिलेटिवली स्मॉल होती है, उसके कंपैरिजन में नेकेड एग सेल मौजूद होती है जो कि काफ़ी बिग इन साइज होती है। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों ही अगर एक ही प्लांट पे मौजूद हैं तो भी यहाँ पर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पहले होगा। ऐसी स्थिति को प्रोटेंड्रस कंडीशन कहा जाता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
पहले मैच्योर हो रहा है। तो एंथीरियम जो है ये भी सिंगल जैकेटेड है और इसके अंदर एंथीरोजोइड्स बन रहे हैं। ढेर सारे एंथीरोजोइड्स, स्पर्म सेल या एंथीरोजोइड्स ये बाईफ्लैजिलेटेड है और ये तभी एंथीरियम से बाहर निकल सकते हैं जब एंथीरियल वॉल ब्रेक होगी। लेकिन आपको पता है कि एंथीरियम तो खुद ही एक क्लोज चैम्बर में है, तो सबसे पहले तो इस चैम्बर को खुलना होगा, तभी एंथीरियम की वॉल रिलीज होगी और तब एंथीरोजोइड्स बाहर निकलेंगे। तो जब एंथीरियम मैच्योर हो जाते हैं तो एंथीरियल चैम्बर नॉर्मली रप्चर हो जाता है। वो एक इरेगुलर पैटर्न में रप्चर हो रहा है और हमें एक कप शेप का उसमें कैविटी दिखाई देने लगती है थैलस में, जिसमें ढेर सारे ग्लोब्यूलर एंथीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंथीरिया एक्सपोज्ड है और जैसे ही ये वाटर को सक करते हैं तब इनकी वॉल लेयर में ऑस्टियोल या पोर बन जाता है, जिसमें स्विम करके एंथीरोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं और वाटर फिल्म में स्विम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वाटर की हेल्प से ही ये आर्चिगोनियम तक पहुंच पाते हैं। इधर आर्चिगोनियम की अगर हम बात करें तो मैच्योर आर्चिगोनियम में जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन इनकी जो कवर सेल है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनमें एक स्लिट बन जाती है और जैसे ही इनमें स्लिट बनती है तो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है नेक कैनाल सेल से, और नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल दोनों ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्रिएट करती है। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस थोड़ा बहुत कवर सेल के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से एक माउंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंथीरोजोइड्स को गाइड करते हैं कि आर्चिगोनियम कहाँ पर है, और इसी से अट्रैक्ट होके सेवरल एंथीरोजोइड्स या स्पर्म सेल्स आर्चिगोनियम की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक कैनाल सेल के थ्रू ये एग सेल तक पहुँचते हैं। तो आपको पता ही है कि कई सारे एंथीरोजोइड्स एंटर करते हैं, लेकिन कोई एक एंथीरोजोइड ही एग सेल से फ्यूज़ करता है। फ्यूज़ करने का मतलब है फर्टिलाइजेशन होना। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिप्लॉयड सेल बनाएंगे और इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट या फिर oospore। तो oospore स्पोरोफाइट की मदर सेल है और अब यहाँ से स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल शुरू होगी। एंथोसेरॉस में मैच्योर स्पोरोफाइट एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह दिखाई देता है जो कि डॉर्सल सरफेस में एम्बेडेड सा है, इसीलिए इसको हम लोग हॉर्न वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉर्न की तरह दिखाई दे रहा है थैलस से निकला हुआ, और ढेर सारे हॉर्न थैलस पे दिखाई देते हैं जिनको हम स्पाइक्स की तरह भी कह सकते हैं कि स्पाइक्स जैसा भी ये दिखाई दे रहा है। तो हम मैच्योर स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें कैप्सूल और फूट और सीटा प्रेजेंट होता है। हालांकि सीटा यहाँ पर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक जोन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई डिस्टिंक्ट सीटा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फुट यहाँ पर बल्बस है जो कि गैमेटोफाइट सेल्स में धंसा हुआ है। और कैप्सूल की बात हम करें तो वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हॉर्न कह रहे हैं। इसमें हम कई लेयर्स में इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, जैसे कैप्सूल वॉल जो कि 4 to 6 लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है। इसके अलावा इसमें थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल भी है जो इसको ड्रॉट के डेसिकेशन से बचाती है। यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, जैसे कि हायरर प्लांट्स में होता है उसी तरह इनके स्टोमेटा में गार्ड सेल भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है कैप्सूल वॉल में। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये अपना फूड खुद बना सकती हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट कैसे हैं फिर गैमेटोफाइट पे, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। कैप्सूल वॉल के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू कॉलीमेला को डोम शेप स्ट्रक्चर की तरह ओवर आर्क किए हुए है, और आपको पता है इसी को हम लोग आर्चिस्पोरियम भी कहते हैं। तो आर्चिस्पोरियम का डेवलपमेंट यहाँ पर बेसिपिटल है। इसका मतलब बेस की तरफ आपको स्पोरोजीनस मास दिखाई देगा, जबकि हम अगर बेस से जितना दूर जाते जाएंगे तो वहाँ हमको स्पोर्स और इलेटर्स दिखाई देंगे जो कि स्पेसिफिक चैम्बर में ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ इलेटर्स की भी एक खास बात है कि इलेटर्स यहाँ पर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन इसमें थिकनिंग्स
एब्सेंट है, जैसे कि हमने और सारे ब्रायोफाइट्स में देखा, पर यहाँ पर थिकनिंग बैंड्स एब्सेंट है जो इनको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। थिकनिंग बैंड न होने की वजह से ही इन इलेटर्स को हम स्यूडो इलेटर्स भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पोर टीट्रैड के फॉर्म में है। कैप्सूल वॉल, स्पोरोजीनस मास, इसके बाद आता है रीजन कॉल्यूमेला का। कॉल्यूमेला क्या है? ये बिल्कुल सेंटर में पाए जाने वाला पार्ट है जो कि 16 वर्टिकल रोज से मिलके बना हुआ है और ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कैप्सूल एक सिलेंडर के शेप में है तो इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसके अलावा ओकेजनली ये वाटर सप्लाई का भी काम कर देता है और डेहिसेंस ऑफ स्पोर्स एंड इलेटर्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि इस कैप्सूल में 2 to 4 वर्टिकल स्लिट्स होती हैं। इन्हीं स्लिट्स में कैप्सूल वॉल रप्चर होती है और स्पोर्स और इलेटर्स को स्कैटर्ड किया जाता है। तो कैप्सूल बेसिपिटली मैच्योर कर रहा है और इसका डेहिसेंस के लिए, डेहिसेंस से पहले हम देखेंगे कि ऊपर की ओर ये येलो टू ब्राउन कलर का हो जा रहा है कैप्सूल और वहीं से ये रप्चर करना शुरू कर रहा है। तो इनिशियल कहाँ से इस पर रप्चर शुरू होगा? बिल्कुल टॉप पर शुरू होगा और फिर वो धीरे धीरे बेस की तरफ ये सूचर्स बढ़ेंगे और बेस तक ये रप्चर हो जाएगा और धीरे धीरे ये ड्राई होते हुए जितना ज़्यादा ये फोल्ड करेगा उतना ही ये स्पोर्स को लिबरेट कर देगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स ही गैमेटोफाइट फेज की फर्स्ट सेल्स हैं और जब अच्छा मौसम होगा यानी फेवरेबल कंडीशंस होंगे तो ये इमीडिएटली जर्मिनेट करेंगे। इसके लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्स में जो आउटर लेयर एक्सोस्पोर और इनर लेयर एंडोस्पोर होती है, तो एक्सोस्पोर्स बहुत ही थिक होती है, ऑर्नामेंटेड हो सकती है और एंडोस्पोर सॉफ्ट होती है। तो एंडोस्पोर वाटर सक करके ट्राई रेडिएट मार्क से ooze आउट करती है और एक जर्म ट्यूब बनाती है। यही जर्म ट्यूब डिवीज़न करके आगे चल के गैमेटोफाइट का थैलस बनाती है। तो इस तरीके से एंथोसेरोस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एंथोसेरोस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।